नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की मल्हार पुस्तक की पहली कविता माँ कह एक कहानी। यह कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जिसके माध्यम से वे एक माँ बेटे के सुंदर संवाद के जरिए हमें सिखाते हैं कि सही और गलत में कैसे फर्क करें, करुणा और न्याय के महत्व को समझाते हैं, प्रकृति और संवेदनशीलता से जुड़ना सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं माँ कह एक कहानी के सवाल जवाब पाठ से। अब इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने आपको तारा बनाना है। उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? तो माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन कराने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इसके सही उत्तर उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए और उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए दोनों हो सकते हैं, पर जो सही आंसर होगा वो ये होगा। इसके सामने हम सितारा लगा देते हैं, तारा बना देते हैं कि उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। 2, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? निर्दोष पक्षी के प्रति आखिर तक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो आपने ये कविता पढ़ी है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? तो बिल्कुल सही है, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष की कहानी को दिखाने के लिए। इसका आंसर ये भी हो सकता है, पर जो सही आंसर होगा वो करुणा और हिंसा के बीच की संघर्ष को दिखाने के लिए। नंबर 3, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आया? कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। यहाँ हम तारा बना देंगे क्योंकि ये सही आंसर है। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ऐसा हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स ने कुछ आंसर अलग चुने हो, तो आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का मूल संदेश करुणा, न्याय, सही गलत की समझ और भावनात्मक संवेदनशीलता को विकसित करना है। घायल पक्षी की घटना से स्पष्ट होता है कि करुणा और न्याय दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। कविता के अंत में भी बच्चा करुणा से भरे न्याय की आवश्यकता को समझने लगता है, इसलिए ये उत्तर सबसे उपयुक्त है। इस तरह आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है, जैसे कि आपने कविता में पढ़ाई है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? क्या आपको पता है? तो इस पर हम पहचानते हैं। बेटा कौन है? ये बेटा जो है वो सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल है। इस कहानी में जो बेटा है वह राहुल है, और ये राहुल कौन है? सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र। माँ कौन है? यशोधरा। यशोधरा एक राजकुमारी है और सिद्धार्थ की पत्नी है। और पिता तात जिसे बोला गया है, पिता कौन है? पिता सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अब आपको पता चला ये बेटा और माँ कौन है। तो बेटा है राहुल, सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र, और माँ है यशोधरा और पिता सिद्धार्थ। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ में समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। इनका आपको क्या अर्थ समझ आया है, तो ये आपको लिखना है। कोई निरपराध को मारे तो क्या, क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इसका अर्थ लिखते हैं, यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे तो उसे बचाना चाहिए। सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा भी हो। इसका ख में जो पंक्ति दी हुई है, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इसका अर्थ, रक्षक और भक्षक
अर्थात सदैव रक्षक है और निर्दय भक्षक है, में विवाद हुआ। विवाद क्या है? झगड़ा हुआ, क्योंकि दोनों अपने दृष्टिकोण पर अडिग थे, इसलिए न्यायालय में निर्णय लिया गया। तो जब दोनों ही अपनी अपनी बात पर अडिग थे तो मामला कहाँ गया? न्यायालय में। और निर्णय कहाँ पर हुआ? न्यायालय में। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। अब ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, कविता को फिर से पढ़ के इनका उत्तर दीजिए। आपके विचार में इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो आपको बताना है। आपने दोबारा से पूरी कविता पढ़ी तो कौन सी पंक्ति आपको सबसे महत्वपूर्ण लग रही है और वो ही क्यों लगी है? तो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आप लिख सकते हैं, न्याय दया का दानी। क्योंकि यही कविता का मुख्य संदेश है। न्याय में करुणा होनी चाहिए, कभी भी न्याय जो मिले वो करुणा के आधार पर मिले, तो यही कविता का संदेश है, इसलिए न्याय दया का दानी चुना। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? आखेटक कौन है? शिकारी। और बच्चे का पिता कौन है? सिद्धार्थ। तो उन दोनों के बीच में तर्क वितर्क अर्थात झगड़ा विवाद क्यों हुआ था? आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक जो था वो घायल पक्षी को पाना चाहता था, जबकि बच्चे के पिता उसे बचाना चाहते थे। ग, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका, क्यों कहा? माँ ने पुत्र से कहा राहुल तू निर्णय कर इसका, तो ऐसा क्यों कहा? माँ ने राहुल से निर्णय करने को इसलिए कहा ताकि वह सही गलत में अंतर करना सीखे, और वह राहुल को यह सिखाना चाहती थी कि वह अपने जीवन में आने वाले कठिन निर्णयों का सामना कैसे करे। इसलिए माँ ने राहुल से कहा राहुल तू निर्णय कर इसका। यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? यदि आप सोचो कि आप उस समय होते तो आप उस हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? यदि मैं घायल हंस को सहारा देता, उसे सुरक्षित करता, यदि मैं वहां होता तो मैं घायल हंस को सहारा देता, उसे सुरक्षित करता और आखेटक को समझाता कि दया और रक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? माँ और पुत्र में आत्मीयता, जिज्ञासा, सीखने सिखाने का रिश्ता दिखाई देता है। ये सीखने में ये वाली मात्रा लगाएं, आप ये वाली नहीं, सीखने में ये मात्रा लगाएं। कविता पढ़ के आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है वो भाव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। यहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, अनुमान और कल्पना से, इनके उत्तर भी आपको लिखने हैं। देखते हैं कैसे। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया। अभी आपने एक प्रश्न में भी पढ़ा था कि माँ ने बेटे से ही निर्णय लेने के लिए क्यों कहा, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? जहां पर माँ ने कहानी खत्म की है उस कहानी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो देखते हैं। मैं कहानी को इस तरह आगे बढ़ाता कि पिताजी पक्षी को अस्पताल ले गए, आखेटक ने उनसे माफी मांगी और प्रण किया कि वह फिर कभी किसी निर्दोष को नहीं मारेगा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ सकती है। इसका ख देखते हैं। मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। हंस और तीर चलाने वाला कौन है? आखेटक। और हंस के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया हो तो उसमें और हंस में क्या क्या बात, आप कल्पना करें कि उसमें और हंस में उस समय क्या क्या बातचीत हुई होगी। हंस कह रहा होगा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर आखेटक कहेगा मुझे शिकार में मजा आता है। हंस, क्या किसी की जान से खेलना तुम्हारे मनोरंजन के लिए सही है? आखेटक शर्मिंदा होकर मुझे माफ करना, अब मैं किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। इस तरह से उनके बीच में तर्क वितर्क हुआ होगा। ग देखते हैं। मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे? यहाँ कुछ पात्र दिए गए हैं तो आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तो पात्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तीर चलाने वाला आखेटक। पक्षी कौन है? हंस। पक्षी को बचाने वाला कौन है? सिद्धार्थ। न्यायाधीश या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें, तो आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? मैं पक्षी को बचाने वाला बनना चाहूंगा। पक्षी को बचाने वाला कौन है? सिद्धार्थ, क्योंकि वह करुणा, साहस और सही निर्णय का प्रतीक है। संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए। हमने ये कविता पढ़ी, यहाँ पर माँ और बेटे के संवाद दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया
कौन सा कथन माँ का है और कौन सा कथन बेटे का है। तो आप माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है, उसी तरह से आप माँ और बेटे के कथन पहचान कर लिखेंगे। पुत्र द्वारा कहे गए, बेटे द्वारा कहे गए कथन यहाँ पर, और माँ द्वारा कहे गए कथन यहाँ पर लिखेंगे। एक नंबर इन्होंने करके दिखाया है। माँ कहे एक कहानी, ये पुत्र ने कहा है। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ये कहा किसने है? माता। ये माता का कथन है। तो और कुछ पुत्र के और माता के कथन ढूंढकर हम कविता में से यहाँ लिखेंगे। जैसे कहती है मुझसे यह चेटी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। ये किसका कथन है? ये बेटे का कथन है। तू मेरी नानी की बेटी। माँ का कथन लिखेंगे। तू है हठी मानधन मेरे, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात, तात किसके लिए आया है? पिता के लिए। तात भ्रमण करते थे तेरे, पिता है सिद्धार्थ। तो ये कथन है माता का। इसके बाद पुत्र का और कथन देखते हैं। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माता का कथन। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। कोई भी कथन आप लिख सकते हैं। माँ का वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। पुत्र का कथन। कोई निरपराध को मारे, कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। तो को क्यों क्यों अन्य उसे न उबारे, अन्य उसे न उबारे। अर्थात कोई दूसरा उसे क्यों न बचाए। तो माता का कथन देख लेते हैं कोई और। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, हुआ विवाद सदैव निर्दय में। पुत्र का कथन। माँ मेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। मतलब जब माता पुत्र को निर्णय लेने के लिए कहती है तब वो बोलता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई माता का कथन देखते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। इस तरह से पुत्र और मां के कथन हमने यहां पर लिखे। अब देखते हैं शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखें। प्रकृति से जुड़े जैसे उपवन, उसी तरह से और शब्द लिखेंगे हम, जैसे सुरभि और पानी, प्रकृति से जुड़ा शब्द। हिमबिंदु,
और फूल, खग, खग क्या होता है? पक्षी। और प्रकृति से जुड़ा शब्द है झोंके, जो हवा के झोंके होते हैं। कविता में से चुनकर लिखे हैं हमें शब्द। पंक्ति से पंक्ति, नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर आपको रेखा खींचकर मिलती जुलती पंक्तियों को मिलाना है। जैसे कहती है मुझसे यह चेटी, तो ये कहती है मुझसे यह चेटी, यह सेविका मुझसे यह कहती है, ये हमें यहाँ इस तरह से मिलाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नंबर लिख देते हैं, जिसे, क्योंकि अगर हम सभी को मिलाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तू है हठी मानधन मेरे, तू है हठी मानधन मेरे, ये हे मेरे पुत्र तू बहुत हठ करता है, ये दोनों आपस में मिलाएंगे। झलमल कर हिम बिंदु झिलेते, झलमल कर हिम बिंदु झिलेते, हिमकण ओस की बूंदे झिलमिला रही थी, ये नंबर 3 हो गया। गिरा विद होकर खरशर से, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ, ये नंबर 5 हो गया। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए, ये हो गया है नंबर 6। उसके बाद तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी अर्थात तूने कहानी को समझ लिया है, ये हो गया नंबर 7। उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय, उभय अर्थात दोनों, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। कौन दोनों? आखेटक और बचाने वाला सिद्धार्थ। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया, मतलब अपनी बात को मनवाने का निश्चय कर लिया, ये हो गया नंबर 9। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है, तो ये हो गया नंबर 10। इस तरह से आप इनको आपस में मिला देंगे या फिर इस तरह नंबर भी लिख सकते हैं। कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। जब ये जो कविता में पंक्तियां एक साथ 2 बार आई है, इससे क्या हुआ? कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों का आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं कविता में है। इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इस प्रश्न को आप खुद से अपनी कक्षा में करेंगे, मतलब क्या करेंगे आप कि इस कविता की कुछ विशेषताओं की सूची बनाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे अपने समूह के साथ। ख, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ कविता की विशेषताएं दी गई हैं। ये विशेषताएं हैं और ये जो विशेषताएं हैं ये इन पंक्तियों में मिल रही हैं। ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में ये विशेषताएं हैं। तो देखते हैं हम कौन सी विशेषता किस पंक्ति में है। संवाद दिए गए हैं। संवाद जो दिए गए हैं वो कौन सी पंक्ति में दिए गए हैं? संवाद दिए गए हैं इस पंक्ति में। ये संवाद हम यहां मिला सकते हैं। संवाद, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तो यहां पर हम नंबर 1 लिख देते हैं। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। अंतिम जो शब्द है उसकी ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो किसकी मिलती जुलती है? तू है हठी मानधन मेरे सवेरे, तो यहां पर हम लिख देते हैं नंबर 2। कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 बार और साथ साथ आए हैं, जैसे वर्ण, झलमल। इस तरह से यहां पर हम लिख देते हैं 3। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं और साथ साथ आए हैं, जैसे हिले मिले, झलमल, वर्ण। कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं। विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं तो विपरीत अर्थात विलोम शब्द जो आए हैं वो साथ साथ आए हैं। तो किसमें आए हैं? ये रहे। हुआ विवाद सदय निर्दय में, ये सदय और निर्दय विलोम शब्द हो गए। तो यहां पर हम लिख देते हैं नंबर 4। इसको हम नंबर 4 से मिला देंगे। इस तरह से ना करके हमने नंबर लिख दिए हैं। और विपरीतार्थक शब्द और कौन सी पंक्ति में आए हैं? तो कोमल, कठिन।
कोमल कठिन, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम नंबर 4। ये नंबर 4 यहाँ भी मिलाएंगे। प्रकृति का वर्णन किया गया है यहाँ पर, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यहाँ पर क्या है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 5। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द, तो कोमल, कठिन, कहानी एक ही वर्ण से शुरू है और एक से अधिक शब्द आए हैं, तो यहाँ पर हम नंबर 6 लिख देते हैं। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कहाँ पर, यहाँ पर। बेटा समझ लिया कर तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रश्न उत्तर आए हैं, तो यहाँ पर हम नंबर 7 लिख देते हैं। शुद्ध शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। शब्द की वर्तनी बदलकर कहाँ उपयोग किया गया है, यहाँ पर। ये हानि, हानि में छोटी की मात्रा आती है, पर यहाँ पर हानि, क्योंकि तुक मिलाने के लिए ये ऐसा किया गया है, तो ये नंबर 8 हो गया। इस तरह से ये कविता की विशेषताएं हैं और यहाँ पर कविता की पंक्ति दी गई है जिनमें ये विशेषताएं हैं। रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। ये जो दो पंक्ति दी गई है, इसको इस तरह से लिखा है, सुनो आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे, मतलब अनुच्छेद बनाकर लिखा है। इस तरह से आप भी किसी पंक्ति को लिखें। तो गाते थे खग कलकल स्वर से, इसको अगर हम अनुच्छेद रूप में लिखेंगे, पक्षी बहुत मधुर स्वर में कलकल गाते थे जिससे पूरा उपवन गूंज उठता था। कविता में विराम चिन्ह। माँ कहे एक कहानी, इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई देंगे, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह। ये क्या है, अल्प विराम, ये है पूर्ण विराम और ये है उद्धरण चिन्ह, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है, कौन सी पंक्ति किसने कही है, पुत्र ने या माँ ने, इस तरह से उद्धरण चिन्ह में बताया गया है। कहाँ प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न चिन्ह है, और कौन सी बात आश्चर्य से कही गई है, तो ये विस्मयवादी बोधक चिन्ह है। नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, उसमें उपयुक्त स्थानों पर आप विराम चिन्ह लगाइए। ये कविता का अंश दिया है, यहाँ पर आपको चिन्ह लगाने हैं। तो राहुल, ये राहुल का कथन है, माँ का कथन है, तो इसको हम उद्धरण चिन्ह से शुरू करते हैं। राहुल, यहाँ पर थोड़ा रुकना है, तो इस तरह से ये अर्धविराम। तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आएगा। कह दे निर्भय, यहाँ पर थोड़ा रुकना है। जय हो जिसका, यहाँ पर पूर्ण विराम। सुन लू तेरी बानी, यहाँ पर इसको पूर्ण विराम लगाकर बंद कर देंगे। माँ मेरी क्या बानी, यहाँ पर ये पुत्र का कथन शुरू हुआ है, तो इस तरह से माँ, माँ कह के यहाँ पर अल्प विराम, मेरी क्या बानी, प्रश्न चिन्ह, मैं सुन रहा कहानी, यहाँ पर पूर्ण विराम। कोई निरपराध को मारे, अल्प विराम, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, प्रश्न चिन्ह। रक्षक पर भक्षक को वारे, अल्प विराम। न्याय दया का दानी, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उसके बाद ये पुत्र का कथन बंद होता है। न्याय दया का दानी, प्रश्न चिन्ह। तूने गुनी कहानी, पूर्ण विराम, और ये बंद हो गया। इस तरह से इस अंश में चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। इस कविता को कहाँ कहाँ पर, जैसे अल्प विराम है तो थोड़ा रुकना है, पूर्ण विराम है तो थोड़ा ज्यादा रुकना है, इस तरह से आप। तो बच्चों, ये माँ कहे एक कहानी का अभ्यास कार्य जो कि पाठ से के अंतर्गत आता है, हमने किया। अगर आपको यह कविता और यह अभ्यास कार्य पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कविताएं, पाठ और प्रश्न उत्तर की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ज्ञान के इस सफर में जुड़े रहिए जहां हर कहानी एक नई सीख दे जाती है। मिलते हैं अगली कविता में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।